हेलो गाइस, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि द्विघात समीकरण के जो मानक रूप है उसके प्रकृति कैसी होती है। द्विघात समीकरण जो मानक रूप होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, जैसे कि हम विवेचक निकालने पर हम पता कर सकते हैं कि इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूल वास्तविक होंगे कि समान होंगे कि असमान होंगे या अवास्तविक होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण के जो मानक रूप है उसको कितने प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग लिखे हैं जैसे कि द्विघात समीकरण के हल। तो हम लोग इस द्विघात समीकरण को निम्नलिखित 3 प्रकार से हल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को क्लास वर्ग 10 में क्लास 10 में हम लोगों को मात्र 3 प्रकार से ही हल करने की विधि को सीखना है, इसलिए मैंने 3 ही प्रकार बताया हुआ है। जैसे कि द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारा होता है ax⁴ प्लस bx + c = 0। तो इस मानक रूप को हम निम्नलिखित 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। सबसे पहला विधि होता है कि गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग बचपन से या छोटे से हम लोग पढ़ते आते हैं। लोग गुणनखंड करने की विधि, ये हमारा गुणनखंड विधि होता है। दूसरा हमारा प्रोसेस है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में हम क्या करते हैं कि इस मानक रूप में हम एक्स का जो वैल्यू मान प्राप्त करते हैं, जिसमें जो एक्स का जो गुणांक होता है उस गुणांक को माइनस के रूप में दर्शाते हुए हम उसको ±√b² - 4ac/2a के रूप में दिखाते हैं। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग विधि से हमारा इसका सॉल्यूशन बन जाता है, इसका हल रहता है। और तीसरा नियम जो होता है हमारा श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य विधि। इस विधि में भी हम एक्स का ही मान निकालते हैं, लेकिन इसके लिए सूत्र कुछ अलग हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल पूर्ण वर्ग विधि की तरह ही होता है। जैसे में हम लोग यहाँ एक्स का मान निकाल रहे हैं तो -b ± √d/2 है, जहाँ d का मान जो होता है b² - 4ac। हम कह सकते हैं कि श्रीधराचार्य नियम या पूर्ण वर्ग विधि जो होता है, ये दोनों के दोनों विधि एक ही प्रकार का है। इसलिए हम लोग दोनों विधि में से किसी भी विधि का उपयोग करेंगे या अप्लाई करेंगे तो हमारा सेम ही आंसर आएगा। और गुणनखंड विधि तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आप लोगों को इन तीनों विधि से हम एक सवाल को हल करके दिखाएंगे कैसे तीनों विधि से, तीनों मेथड से हमारे एक ही समीकरण का जो हल होता है वो एक समान होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं जो द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं, जो मूल होते हैं, उन मूलों का संबंध हम लोग देखते हैं इस द्विघात समीकरण के मानक के रूप में। तो मूलों का संबंध में सबसे पहले क्या होता है कि मूलों का योग। जैसे कि हम लोग इस समीकरण के जो हल करते हैं तो इसमें जो भी मान आता है उसको मूल कहते हैं। उसका मूल जो होता है अल्फा और बीटा होता है। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग जो होगा इस समीकरण के रूप में होगा जो -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, यानी x² का गुणांक यानी ये, यानी बराबर में होगा, यानी -b/a। मूलों का योग जो होगा हमारा -b/a होगा। और दूसरा जो होगा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होगा हमारा अचर राशि जो c को निरूपित करता है, और x² का गुणांक यानी x² का गुणांक जो a है, इसलिए हमें मिला मूलों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा c/a। यही हमारा मूलों का संबंध जो होता है इस द्विघात समीकरण के मानक रूप में दिखाया जाता है। तो आइए हम लोग द्विघात समीकरण के उदाहरण को हम लोग उसके हल के हम लोग तीनों विधि पर हम लोग देखते हैं कि हल किस प्रकार से होता है। तो हमने उदाहरण लिया जैसे कि x⁴ प्लस 7x प्लस 12 = 0, यानी x⁴ प्लस 7x प्लस 12 = 0। अब इसको सबसे पहले गुणनखंड विधि में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि में देखेंगे। इस समीकरण जैसा हमारा मिला x⁴ प्लस 7x प्लस 12 = 0। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसको कैसे तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखना होता है कि ये जो नियतांक जो होता है, अचर राशि जो होता है, उस अचर राशि को हम लोग देखते हैं। वो अचर राशि का जो सामने का जो चिन्ह होता है उस चिन्ह पर हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ अचर राशि हमारा 12 है, 12 के ठीक सामने हमारा चिन्ह क्या है, जोड़ का है, प्लस का चिन्ह है। तो जब ये प्लस होगा तो हमारा x का जो गुणांक होगा ये प्लस करने पर आएगा, और जब ये माइनस होगा तो x का गुणांक जो हमारा माइनस करने पर आएगा। तो हम 12 का कोई ऐसा गुणनखंड देखेंगे
जिससे कि हमें पता चले कि प्लस करने पे हमें 7 मिल जाए और गुना करने पर हमें 12 मिल जाए। तो हमें 12 का 2 गुणनखंड में मिला, जैसे 4 और 3। तो हमने 7 को 4 और 3 के रूप में तोड़ दिया। जैसे 4 और 3 को गुना करेंगे तो 12 होगा और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा 7 होगा। अब हम इस दो के पदों के रूप में एक साथ हम लोग उपयोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ देखते हैं कि x का पावर 2 प्लस 4x को एक साथ लिया और 3x प्लस 12 को एक साथ लिया। अब देखिए x का पावर 2 और 4x में हमारा क्या कॉमन है, क्या उभयनिष्ठ है, तो दोनों में हमारा x केवल उभयनिष्ठ है, क्योंकि x हमारा x स्क्वायर में भी है और x हमारा 4x में भी है, इसलिए दोनों में हमारा केवल x जो है उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है, जिससे हम लोग इसे कॉमन करते हैं। यानी x कॉमन किया, x स्क्वायर में से जब x कॉमन किया तो इसके लिए हमारा x बचा और 4x में से जब हमने x कॉमन किया तो हमारा केवल 4 बचा, यानी 4 बचा। और बीच में जो प्लस का साइन है 4 के साथ और प्लस का साइन देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे। दूसरा हमारा जो होता है, दूसरे पदों को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 12 और 3x और 12 में हमारा उभयनिष्ठ क्या होगा, तो यहाँ दोनों में देख रहे हैं कि यहाँ 12 में भी 3 हमारा छिपा हुआ है गुणनखंड के रूप में और यहाँ 3x है, इसलिए हम दोनों में से 3 को केवल कॉमन करेंगे और 3 के सामने जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह को बाहर करते हैं, यानी प्लस 3 को कॉमन किए। अब यहाँ 3x में से जब 3 हमारा कॉमन हो गया तो क्या बच गया, x बचा और प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे और 12 में से जब 3 कॉमन हो गया तो हमारा केवल 4 बचा। यानी हम देख रहे हैं कि जो कॉमन यानी जो कोष्ठ के अंदर जो पद हमें यहाँ मिल रहा है पहले वाले पद में, वही पद हमें दूसरे वाले में भी मिल रहा है, तो इसलिए हम दोनों को एक समान रूप में नोट करेंगे। अब जो भी बाहर होगा उसको बाहर वाले को एक साथ, यानी x प्लस 3 को एक साथ और x प्लस 4 को एक साथ नोट करेंगे और बराबर में जो 0 है उसको 0 रखेंगे। इस प्रकार हम देख रहे हैं x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 बराबर 0। अब हम दोनों को अलग अलग कर दिए, यानी x प्लस 3 बराबर 0 यानी x बराबर -3 और x प्लस 4 बराबर 0 यानी x बराबर -4। इस प्रकार हमें गुणनखंड विधि से हमें x का मान जो होगा वो हमारा -3 और -4 आ गया, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं अल्फा का मान -3 आया और बीटा का जो मान आया -4 मिला। बीटा का मान हमारा -4 मिला यानी -4 के रूप में मिला। तो हमें गुणनखंड विधि से हमें पता चल गया कि जो ये समीकरण है द्विघात समीकरण, इसके जो दो मूल मिले, ये दो मूल हमें -3 और -4 के रूप में मिले। अब देखिए इसी समीकरण को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग देखते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में जैसे हमने समीकरण यहाँ नोट कर दिया और यहाँ हम लोग जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि x स्क्वायर यानी x के पावर 2 का गुणांक हमारा क्या है, तो 1 है, यानी ये बराबर 1 हो गया। x का गुणांक हमारा 7 है तो b हमारा 7 हो गया और अचर राशि होता है वो c होता है, तो हमने a b c के रूप में हमने इसे उतार दिया। अब इसे पूर्ण वर्ग विधि के सूत्र से x जो होता है वो -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बटा 2a होता है। अब जहाँ जहाँ b होगा वहाँ 7 रखेंगे और जहाँ जहाँ ये होगा वहाँ 1 रखेंगे और c होगा वहाँ 12 रखेंगे। इसलिए हमने सबका मान यहाँ अलग अलग रख दिया। b की जगह 7 रखा, प्लस माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस का चिन्ह दिया, रूट अंडर है वर्गमूल के रूप में हमारा b स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर किया -4 गुने 1 गुने 12 बटा 2 गुने 12। अब इसको हल करेंगे यानी -7 को उसी तरह लिखेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर 7 का वर्ग किए तो 49 मिला, -4 गुने 1 किए तो 4 मिला और फिर 4 से 12 में गुणा किया तो 48 मिला। इसलिए हम लोग इसे -7 प्लस माइनस वर्गमूल 49 में से जब 48 घटाएंगे तो हमारा 1 होगा और बटा 2 यानी -7 प्लस -1 बटा 2। अब यहाँ जब प्लस माइनस का चिन्ह है तो एक बार 1 को -7 में प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, यानी -7 प्लस 1 बटा 2 की है तो हमारा मान प्राप्त होगा -6 बटा 2 जो कि -3 होगा और -7 -1 बटा 2 करेंगे तो इसका मान हमारा -8 बटा 2 होगा, जो इसका पूर्ण रूप से हल हमारा -4 होगा, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि गुणनखंड विधि में भी हमें -3 और -4 इसके मूल मिल रहा है। अब आइए इसी समीकरण को हम लोग श्रीधराचार्य विधि से देखते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि और पूर्ण वर्ग विधि लगभग एक ही प्रकार की विधि होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि हमें b स्क्वायर -4ac के मान वर्गमूल के रूप में रखते हैं
लेकिन यहाँ केवल इसके मान को हम लोग वर्गमूल के रूप में रखते हैं। यहाँ देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी ए बराबर 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 12। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग विवेचक यानी डी निकाल लेते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 12 यानी 49 माइनस 48 बराबर 1। डी का मान यानी विवेचक का मान हमारा 1 हो गया। अब हम सूत्र से देखते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 है, यानी x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस वर्गमूल 1 बटा 2 गुने 1। फिर वही प्रोसेस हमें मिल गया, x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 1 बटा 2, यानी अब देखो एक जो है वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसलिए माइनस 7 में एक बार 1 को प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, और जब इसका हल करेंगे तो हमें फिर वही मान मिलेगा, x बराबर -3 और y x बराबर -3 और -4, यानी जो कि हम देख रहे हैं गुणनखंड विधि में भी हमें x का मान -3 और -4 मिला, जो कि मूलों का मान -3 और -4 हो गया, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -4। पूर्ण वर्ग विधि में भी हमें -3 और -4 मिला, और सीधी धाराचार्य नियम में भी हमें x का मान -3 और -4 मिला। तो यही जो मान है -3 और -4, ये हमें इस समीकरण का मूल का मान है।